सर, सीबीआई की कार्रवाई हुई और तब जाकर ये गिरफ्तारी हुई और ये खेल कोई आजकल का तो होगा ही नहीं। आप देखो कि इनके पास जिस तरह ये देखिए ना 7.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं गिनने के लिए। जैसे आपने बताया 3-3 मशीनें लगी थी। सर, ये एक पंजाब स्टेट बॉर्डर स्टेट है और वहां का अगर एक डीआईजी इस तरह से करप्शन में लिप्त है और वो डीआईजी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स कारोबार के में संलिप्त होने के आरोप जिन विक्रम सिंह मजीठिया पर लगे थे और एसआईटी का गठन किया गया था, उस एसआईटी के हेड थे और अभी पंजाब में जो युद्ध नशा विरुद्ध चल रहा था उसकी अगुवाई भी कर रहे थे। सर, ये क्या अगुवाई कर रहे होंगे? ये तो उन लोगों से भी पता नहीं कितनी वसूली करके उनको छोड़ रहे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अंग्रेजी की कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। इस तरीके के आदमी ने उसमें भी एक अवसर तलाश लिया, एसआईटी में गए और एसआईटी का काम तो क्या किया होगा, लेकिन विक्रम सिंह मजीठिया का तो छोड़ दे, इन्होंने सबको छोड़ दिया होगा रिश्वत मोटी रकम लेकर के। 7 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है और इसको कमाने में जिस तरीके से इन्होंने एन केन प्रकार, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे जो भी माफिया हो, इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं होगा। और जिस तरीके का इनका जो सलार जंग म्यूजियम था घड़ियों का और जो ज्वेलरी का था, वो तो मालूम पड़ता कि जैसे अगर अजायब घर या म्यूजियम बना दें तो म्यूजियम बन सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो काम इनको दिया गया था कि ड्रग माफिया पे काम करें, तो ये बराबर माफिया के मिल गए। जैसे इगतपुरी का कॉल सेंटर, ये तो बेशर्मी की इंतहा है। और हमें भी सोचना होगा कि करप्शन की जीरो टॉलरेंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन ने तब जो किया था कि जब उनका सांस्कृतिक क्रांति आई थी, कल्चरल रेवोल्यूशन, तो माओ से तुम भ्रष्टाचारियों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते थे। हम ये नहीं कर सकते, हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन जो हमारा संविधान अनुमति देता हम उतना ही कर लें। मैं आपके सामने 3 प्राविधान रखता हूं। नंबर 1, प्रत्येक राज्य कर्मचारी या तो 25 साल की सेवा या 50 साल की आयु, 25 साल की या तो सेवा काल हो 50 साल, और उसमें अगर दागदार हो तो आपको कोई बिना कारण दिए स्क्रीनिंग कमेटी उसको जबरन रिटायर कर सकती है, कंपल्सरी रिटायर कर सकती है। तो कम से कम स्क्रीनिंग कमेटी में तो ऐसे लोग जिनकी ऐसी शिकायतें उनको रिटायर कर दें। दिखाई ये पड़ रहा है कि जब तक 60 साल पूरे ना हो जाए और अभी जो महाभ्रष्ट होते हैं उनको सेवा विस्तार भी दिया जाता है। तो अंजू जी, ये भी देखना होगा कि जिनकी आम ख्याति अच्छी नहीं है और एक इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट होती, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो हर राजकीय कर्मचारी के वार्षिक मंतव्य में अंकित किया जाता है कि इनकी आम ख्याति सत्यनिष्ठा की उच्च कोट की है और इनकी सत्यनिष्ठा उत्कृष्ट है। अंग्रेजी में अगर कहें, हिज जनरल रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड हिज इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट। तो ये शब्द लिखे जाते हैं। अगर कहीं सत्यनिष्ठा या भ्रष्टाचार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है तो ऐसे अफसर की इसमें नोट करके उसमें अपराध पंजीकृत किया जाता है। और आप ये भी देखें कि जो इनके इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे भुल्लर हो या अन्य लोग हो, क्योंकि एक वार्षिक ये भी होता है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया जाता है। ये तो ब्यौरा आपने दिया नहीं, और अगर ब्यौरा दिया है, अब आप जैसे इस तरीके की घड़ियां थी, जाहिर है कि इन्होंने अपना वार्षिक ब्यौरा कभी दिया नहीं होगा। 108 शराब की बोतलें, अब एक व्यक्ति हिंदुस्तानी कानून में एक्साइज एक्ट के अंतर्गत 2 बोतल शराब रख सकता है कानून है। पति पत्नी तो 4 हो गया, 2 बच्चे और हैं तो चलिए 8 हो गई, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ तो 108 है। यहाँ तो 100, आपको इतना कानून नहीं मालूम था कि घर में आप नहीं रख सकते ये शराब की बोतलें। और इसका क्या आपने एनुअल रिटर्न तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो कोई रिटर्न भेजा ही नहीं होगा। 26 लग्जरी गाड़ियां, यहाँ एक मारुति 800 मारुति जेन तो चल नहीं पाती है, और यहाँ पे साहब 26 लग्जरी गाड़ियां। इसका मतलब इन्होंने लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और 17 जिंदा कारतूस, और वो भी किस बोर के थे ये देखना होगा, किस बोर के कारतूस थे। और 4 हथियार, जबकि आज की तारीख में एक व्यक्ति 2 हथियार। पंजाब में कानून अगर हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 100 ज्यादा कारतूस है तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि फायर आर्म लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्म्स एक्ट का भी उल्लंघन होगा, इसमें लाइसेंसी जो कंडीशन होंगी उनका भी उल्लंघन होगा। तो अंजू जी, इसमें तमाम चीजों में ये दोषी हैं। और इनके बारे में एक मैं चौथा प्राविधान बता रहा हूं। अनुच्छेद 311 संविधान का ऐसे अधिकारियों को तत्काल सेवा मुक्त करने का प्राविधान देता है। आपको कोई बहुत ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है, केवल एक आपको नोटिस देनी होती है कि जनहित में इनको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं। वो चाहे डीजीपी हो, चाहे सिपाही हो, चीफ सेक्रेटरी हो या चपरासी हो, पटवारी हो
या सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, आप अनुच्छेद 311 में किसी को बर्खास्त कर सकती है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार छत चढ़ के बोल रहा है। अफसरों के यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए नकद बरामद हो रहे हैं, लेकिन डिसमिसल के नाम पे टोटा, कार्रवाई के नाम पे टोटा, कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो। तो इसका मतलब एक उदार दृष्टिकोण है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अंजू जी एक वर्कशॉप चल रहा था, उसमें विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिभागी और कैंडिडेट्स थे। तो जब लेसन चला ईमानदारी का, तो भारत के एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मछली जब सड़ती है तो उसके सिर से सड़ांध शुरू होती है। तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जो मछली का प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि जब मछली मरती है या उस पर सड़ांध आती है तो सर से उसकी सड़ांध शुरू होती है, फिर नीचे दुम तक जाती है। ये बात उन्होंने उपमा इस रूप में दी कि अगर भ्रष्टाचार, करप्शन शुरू होता है तो वो ऊपर से, सिर से शुरू होता है। चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, पुलिस विभाग हो तो डीजीपी से, प्रमुख सचिव गृह से, आईएएस हो तो चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर तक नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मछली की सड़ांध मछली के सिर से होती है। वही बात प्रशासन में भ्रष्टाचार के ऊपर लागू होता है। इसीलिए ये उपमा बड़ी प्रासंगिक और बहुत ही मौजू वाली है, बहुत ही इसके अच्छा ज्वलंत उदाहरण के रूप में वहां पेश किया। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको उपमा को बड़ा पसंद किया और अपने लिए किया। लेकिन उन्होंने इसका दूसरा भी लिया कि वही अगर सिर मजबूत हो, दिशा के साथ हो, परिपक्व हो, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ईमानदार होगा, परिपक्व होगा और क्रियाशील होगा। और उसका उल्टा भी जो आपको मैंने बताया कि दिशा विहीन रहता है। तो अंजू जी आपके सामने दोनों विकल्प है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक तरीके का ढुलमुल रवैया है कि भ्रष्टाचार के प्रति एक ढुलमुल रवैया, कार्रवाई का न करना। आप ये याद कर लें, आप इतनी प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, कितने डिसमिसल्स आपने आज सुने हैं 311 अनुच्छेद के अंतर्गत, कितने लोगों को जेल भेजा गया, तिहाड़ में रोज स्कैंडल हो रहे हैं, कितने जेल के स्टाफ को हमने जेल भेजा, उनकी चल संपत्ति हमने अटैच की, मुझे तो एक ही भी नहीं। तो लगता यह है कि चूंकि ऊपर से लेके नीचे तक की ये सड़ांध आ चुकी है, इसलिए अगर नीचे वाला पकड़ा जाता है, ऊपर वाले के अंदर न नैतिक साहस है न उसके अंदर सामर्थ्य, बल्कि वो यही कहेगा आज हमने अगर ज्यादा सजा ले ली या सजा दे दी तो कल ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब बजेगा तो कहीं मेरा नाम भी ना ले। तो इससे बेहतर ये होता कि मतलब आप अपने दामन साफ रखते। लेकिन जब दामन साफ नहीं था तब तो फिर आपने विकल्प सोचा। उत्तर प्रदेश में भी यही था। एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, इकलौते पुत्र ने ये कहा कि पापा आपने ये क्यों किया। उनका बेटा तुम इकलौते पुत्र हो मेरे, मैंने तुम्हारे लिए किया। तो बेटे ने यही कहा कि पापा मैं शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पिता हैं। और उसने, इकलौते पुत्र ने, मतलब जो किया आप समझ गई होंगी क्या किया होगा उसने, और जिस त्रासदी में उसने अपने परिवार को झोंक दिया आप समझ सकती हैं। तो ये सब तमाम बातें इसीलिए की जाती है कि लोग एक नसीहत लें और इस रास्ते पे न जाएं। लेकिन सर, जो जिस तरह से ये खेल चल रहा था, क्या ये माना जाए कि जो राज्य के गृह मंत्री है, वहां के सीएम भगवंत मान ही राज्य के गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग उनके अंडर आता है, और ये खेल तो बड़े लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि वो तो हर महीने उस स्क्रैपर से 5 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे। एक बार में 8 लाख मांगा, 5 लाख लेते लेते रंगे हाथों पकड़े गए। तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है उसके बिना ये सब कुछ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये मालूम पड़ जाता है पंजाब कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। वहां छोटा काडर, बहुत कम संख्या में अधिकारीगण है, फोर्स है, और मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री का जिसको जानकारी नहीं कि उसकी नाक के नीचे इस तरीके का सौदा चल रहा है, इस तरीके का स्कैंडल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री होने योग्य नहीं है। और उनके नीचे अगर इस तरीके की लूट जनता के धन की हो रही है तो जाहिर है कि बिना लाइसेंस के नहीं हो रही होगी। और बात यही नहीं खत्म हो जाती। ऐसे जितने अधिकारी हैं उनके पाप का अगर रिकॉर्ड आप एक कुरे देंगी तो आप मानोगे अरे ये तो मादक पदार्थों का भी सौदागर है। दोबारा कुरे देंगी तो हम अरे ये तो यौन शोषण भी करता है। और खोदेंगे तो मालूम पड़ा कि ये तो शराब के भी लगा हुआ है। और कुरे देंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये अन्य आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या जैसे इगतपुरी में फेक कॉल सेंटर है। तो इसके बारे में सरकार को जागरूक इसीलिए एंटी करप्शन विभाग बना है, सतर्कता विभाग बना है कि जिससे कि इन चीजों पे अंकुश रहे। लेकिन जब वही कहा कि जब आप खुद ही गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी जब गंभीर नहीं है तो ये तो होना ही था। इस तरीके के राजसी ठाट बाट के साथ ये लोग रहते हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी लोगों का रहे, इनके राजसी ठाट बाट तो देखिए
कि सामंती व्यवहार, क्या जैसा मुगल बादशाह की सल्तनतें चलती होंगी, सिल्ले सुबहानी जब आ रहे हैं तो उनके लिए जो कालीनें बिछती थी और जो संगीत का कार्यक्रम चलता है, जो क्या 5 स्टार 7 स्टार की लग्जरी होगी जो इन राजनेताओं की हो रही है। तो ये तो वाकई आपत्तिजनक है। जबकि कहा यह जाता था कि ऑस्टेंटेशियस लिविंग डिस्ट्रॉयज द जर्म ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जिस तरीके की इनकी जो जीवन शैली है, इतनी फ्लैशी है, फिल्मी है, ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जब बनते हैं जनता के सेवक, और जो इनकी जीवन शैली है, जनता का खून पी करके ही ये जीवन शैली ये अपनी पूरी करते हैं।